बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10th फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि कैसे मास द मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्ज़ाम्पल है। आज के लेक्चर के अंदर हम इसके दो और एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, जिसमें एक बॉल एंड बाउल सिस्टम है और दूसरा हम पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे कि पेंडुलम का जो मोशन है वो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। उसके अलावा हम देखेंगे कि एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी कुछ फीचर्स क्या हैं और जो कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी के दौरान हम यूज़ करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं विद बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम का मतलब है कि आपके पास एक बाउल है, किसी सॉलिड सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब ये जो बाउल है, आपने इस बाउल के अंदर एक बॉल ली। जब आप बॉल को इस बाउल के अंदर छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद इसके बेसन में आ जाएगा, बेस के ऊपर आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास बॉल का वेट है और जो रिएक्शन है इस बाउल की सरफेस का, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे जो नेट फोर्स है बॉल के ऊपर वो ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से ये जो बॉल है ये कोई मोशन नहीं करेगी, स्टेशनरी इसी पॉइंट के ऊपर रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। इस पॉइंट को हम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। अब अगर इस बॉल को उठा के थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दी जाए राइट या लेफ़्ट, जिस मर्जी साइड पे, सपोज हम इसको इस पॉइंट पे ले आते हैं बॉल को, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ए। जब आपने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई और इस बॉल को पॉइंट ए के ऊपर लेके आए, तो जब बॉल यहाँ से थोड़ी सी हाइट गेन करेगी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इस हाइट। जब आपने इसको पुश किया अगेंस्ट ग्रेविटी तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई। उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इस बॉल के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी डिस्टर्बेंस के बाद बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस लेके आती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब कि यहाँ पे ये जो बॉल है इसको वापस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो जो ही आप बॉल रिलीज़ करेंगे, अब जब बॉल ओ से ए तक पहुँची, तो जब ओ से ए तक पहुँच गई तो यहाँ पे आके पास रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। ए पॉइंट के ऊपर आके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम है, और आपके पास जो बॉल की वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि बॉल यहाँ पे रेस्ट पे, अभी आपने इसको रिलीज़ नहीं किया। जो ही आप इस बॉल को रिलीज़ करेंगे तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये बॉल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जब बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट से रिलीज़ होगी, तो जब तक वो ओ पॉइंट तक पहुँचती है तो इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो ए से ओ की तरफ मोशन के दौरान अब क्या हो रहा है कि आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिक्रीज़ हो रही है और आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब अगर जब बॉडी आपकी ओ से ए की तरफ मोशन करते हुए ओ पॉइंट पर पहुंचेगी वापस, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो ज़ीरो हो जाएगी और आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पॉइंट ए के ऊपर मैक्सिमम थी, वो जब बॉडी वापस पॉइंट ओ पे आई तो वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है आपकी वेलोसिटी के अंदर। तो पॉइंट ए के ऊपर जब बॉडी वापस आई तो क्योंकि यहाँ पे अब रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ड्यू टू इनर्शिया अब बॉडी इस पॉइंट ओ या मीन पोजीशन के ऊपर रुकेगी नहीं, वो शूट कर जाएगी, ट्रैवल करेगी आगे फर्दर, तो वो पॉइंट बी तक आ जाएगी। अब जब आप पॉइंट ए से ओ की तरफ मूव कर रहे थे, पॉइंट ए से ओ की तरफ मूव करने के दौरान आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो आपकी जो बॉडी की मोशन है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन होगी आपकी एक्सेलरेशन की।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए से ओ की तरफ मूवमेंट के दौरान या एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूवमेंट के दौरान जो आपकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो किस तरफ थी, मीन पोजीशन की तरफ, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन थी। जब आप पॉइंट बी की तरफ बॉडी ओ से बी की तरफ मूव करेगी, ओ से बी की तरफ मूव करने के दौरान क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पे फ्री मोशन है, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वही जो आपके पास वेलोसिटी अटेन हुई थी पॉइंट ए से ओ की तरफ मूव करने की वजह से बॉडी उसी वेलोसिटी से ही आगे फ्रीली मूव करेगी। तो यहाँ से जो पॉइंट ओ से ए का मोशन है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास ओ पॉइंट जैसे हमने देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स 0 थी, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन जब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉल फ्रॉम बिटवीन पॉइंट ओ टू ए, तो जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और जो आपकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जब बॉडी पॉइंट बी पर पहुंचेगी तो कुछ लम्हों के लिए बॉडी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जब पॉइंट बी पे बॉडी पहुंचेगी तो उसमें आपके पास अब यहाँ पे क्या होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और आपकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। जब बॉडी यहाँ पे रुकेगी तो वापस दोबारा वही मोशन हो जाएगा जो आपके पास ए से ओ तक का था, कि बॉडी बी से ओ की तरफ मूव करने लग जाएगी। जब बी से ओ की तरफ मूव करेगी तो ड्यूरिंग द मोशन आपकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होने लग जाएगी और बॉडी क्योंकि 0 वेलोसिटी से अब वेलोसिटी ज़्यादा होने लग जाएगी। जब बॉडी पॉइंट ओ पर पहुंचेगी तो फिर आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो ड्यू टू इनर्शिया बॉडी दोबारा पॉइंट ए की तरफ चली जाएगी। अब जब बॉडी पॉइंट बी ओ से ए की तरफ जा रही थी तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, तो जब वेलोसिटी कम हो रही थी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। तो जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो इस तरफ बॉडी मूव इस तरफ कर रही है आपके पास पॉइंट बी की तरफ, तो जो आपकी एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन होगी पॉइंट ओ की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रही है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब बॉडी पॉइंट ए से ओ की तरफ मूव करेगी तो डायरेक्शन आपके पास ओ की तरफ है एक्सेलरेशन की। जब बॉडी पॉइंट ओ से बी की तरफ मूव कर रही है तब भी आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ओ की तरफ ही है। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, अब ये आपके पास देखें वाइब्रेटरी मोशन है ना, बॉडी अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रही है, ये इसकी ओ मीन पोजीशन है, यहाँ कभी ए पॉइंट पे आती है, फिर ओ पे, फिर बी पे, फिर ए पे, फिर ओ पे, फिर बी पे, तो बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है। तो वाइब्रेटरी मोशन एक कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो आपकी वेलोसिटी है जो बॉडी की है, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास किसके, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। तो अगर आप पॉइंट ओ से बॉल को जितना, इस बॉल को जितना ऊंचा लेके जाएंगे आपकी एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, या आपकी वेलोसिटी जब वापस बॉल पॉइंट ए पे ओ पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी वेलोसिटी है इस कंडीशन के अंदर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। तीसरा जो मेन पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को आम वाइब्रेटरी मोशन से, कि हर पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। तो वो भी हमने देखा कि जब बॉडी ओ से ए की तरफ या ए से ओ की तरफ मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास ओ की तरफ है। इसी तरह बॉडी जब ओ से ए की तरफ मूव करती है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ए की तरफ, और जब ओ से बी की तरफ, और जब बी से वापस ओ की तरफ आती है तो फिर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ओ की तरफ होती है, यानी मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि जो आपके पास मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल है वो भी किसकी एग्जांपल है, वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जांपल है। तो ये तो आपके पास था बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो आगे हम आते हैं पेंडुलम की तरफ। पेंडुलम क्या होता है, अगर आप लोगों ने पेंडुलम नहीं देखा तो पेंडुलम कहते हैं हम, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है पेंडुलम की कि आपके पास एक स्ट्रिंग होता है, उसकी जो एक साइड होती है वो फिक्स होती है किसी सपोर्ट के साथ, दूसरी साइड के ऊपर एक सॉलिड बॉब या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास अटैच होता है, इसे हम कहते हैं पेंडुलम। एक स्ट्रिंग है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ है, कोई भी, उसको हम एल कह लेते हैं। ये आपके पास कोई बॉब है या कोई मैस है, कोई बॉडी अटैच है जिसका मैस है, उसको हम एम कह लेते हैं, इसे हम कहते हैं पेंडुलम। अगर आप इस पेंडुलम को किसी भी जो एक्सट्रीम साइड है उसकी तरफ लेके जाते हैं, सपोज आप इस पेंडुलम को यहाँ लिफ्ट करते हैं ए की तरफ, जब ये पेंडुलम यहाँ से ए की तरफ मूव होगा तो इसको आप यहाँ से जो ही रिलीज करेंगे तो सेम बॉल एंड बाउल वाला सिस्टम होगा कि आपकी बॉडी अब यहाँ से, क्योंकि जब बॉडी ओ से ए की तरफ गई तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। ए पॉइंट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है और आपके पास वेलोसिटी 0 है, क्योंकि अब यहाँ पे आपने वो बॉब जो है वो पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर, तो वो रुका हुआ है।
जो ही आप उस बॉब को रिलीज़ करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ये यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा पॉइंट ए की तरफ, ये यहाँ से मूव करने लग जाएगा पॉइंट ओ की तरफ जो आपके पास मीन पोजीशन है। तो जब बॉडी मीन पोजीशन पे पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी आपकी रिस्टोरिंग फोर्स थी वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी वेलोसिटी के अंदर। जब बॉडी की जो रिस्टोरिंग फोर्स वेलोसिटी में कन्वर्ट हुई है तो अब क्या हुआ है कि आपके पास पॉइंट ओ के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो और आपकी जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम। तो क्योंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ड्यू टू इनर्शिया बॉल यहाँ पे रुकेगी नहीं, वो आगे चली जाएगी। सपोज वो इस पॉइंट पे आ जाती है जिसको हम कह देते हैं पॉइंट बी। अब क्योंकि बॉडी यहाँ पे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है तो ग्रेविटी बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है नीचे की तरफ, जिससे क्या होता है बॉल की जो वेलोसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ओ पे मैक्सिमम है तो यहाँ से आगे जाते हुए वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता बॉल रुकना शुरू हो जाएगी और पॉइंट बी पे बॉल तकरीबन पूरी की पूरी स्टॉप हो जाएगी। कुछ लम्हों के लिए बॉल यहाँ पे रुकेगी। जब बॉल रुकेगी तो क्योंकि ये फ्री मोशन है तो दोबारा ग्रेविटी बॉल को पुश करेगी वापस अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ। तो उस वक्त फिर दोबारा वही सिस्टम आपके पास होगा कि आपकी जो बॉल की वेलोसिटी है वो यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और जब ये वापस ओ पर पहुँचेगा तो अब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास ज़ीरो है। फिर यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो अब दोबारा यहाँ से बॉल का मोशन ए की तरफ शुरू होगा। ए पे जाने के बाद आपके पास फिर बॉल के रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी तो दोबारा ओ की तरफ। तो आपका जो ये बॉब है ये मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन देखें, अब जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी जो आपके पास डेफिनेशन थी वो ये थी कि जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो अब ये देखें ये वाइब्रेटरी मोशन ही है क्योंकि आपकी जो बॉल है ये पॉइंट ए और बी के दरमियान टू एंड फ्रो मूव कर रही है अपने मीन पोजीशन पे। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। दूसरा ये था कि जितना उसके अंदर था कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो जितना ज़्यादा दूर आप इस पॉइंट से बॉल को उठाएंगे, यानी अगर ये पॉइंट आपका यहाँ के बजाय इधर होगा तो जो आपकी वेलोसिटी होगी पॉइंट ओ पे वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा आप दूर लेके जाएंगे आपकी वेलोसिटी पॉइंट ओ पे उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। तो ये दूसरी आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट ये थी कि ड्यूरिंग द मोशन जो भी यहाँ पे ए बी और ओ के दरमियान जो भी मोशन हो रहा है हर पॉइंट के ऊपर जहाँ मर्जी आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेक करेंगे वो आपके पास टुवर्ड्स पॉइंट ओ होगी। तो क्योंकि पॉइंट ए से ओ की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। तो आपके पास डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स ओ यानी मीन पोजीशन। जब आप ओ से बी की तरफ मूव करेंगे तो वेलोसिटी होगी डिक्रीज, इसे कहते हैं रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो डायरेक्शन होगी उसकी वो ऑपोजिट टू वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बी की तरफ है तो रिटार्डेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड या ऑपोजिट होगी। तो वो आपके पास यहाँ पे आ गई ओ की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। बी से जब बॉल वापस ओ पे जाएगा तो क्योंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ड्यूरिंग द मोशन हर पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है इस बॉल के अंदर वो आपके पास टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन वाइब्रेटरी मोशन वाली सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आपके पास माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब कि एक्सेलरेशन एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और माइनस का आपका ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई होगी। और जो तीसरी कंडीशन थी आपके पास वो थी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओ या मीन पोजीशन, तो वो भी आपके पास सेटिस्फाई होगी। तो हमें ये पता लगा कि जो मोशन ऑफ पेंडुलम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। इसके अंदर एक और चीज़ जो आप यूज़ करेंगे आगे वो है टाइम पीरियड। जो सिंपल हार्मोनिक जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई एल ओवर जी। एल आपके पास यहाँ पे क्या है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ दी पेंडुलम, जो आपके पास पेंडुलम की लेंथ होगी। जी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और पाई आपके पास 3.14 है। टाइम पीरियड जो है, अब जहाँ पे टाइम पीरियड का आ गया, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप बार बार स्टडी करेंगे, जिसके अंदर पहली टर्म आपके पास हम लेते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन।
टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ मोशन और वापस मीन पोजीशन की तरफ मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन किसे कहते हैं हम? टू एंड फ्रो मोशन। तो एक वाइब्रेशन हम किसे कहेंगे? जो कंप्लीट आपके पास मोशन होगा। सपोज ये मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ए। तो जब बॉडी मीन पोजीशन से ए की तरफ और ए से बी की तरफ और वापस ओ पे आएगी, तो इसे हम कहेंगे वाइब्रेशन की। अब यहाँ पे वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है, जब आपकी बॉडी ने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गई, एक्सट्रीम से वापस मीन पे और फिर अदर एक्सट्रीम पे और वापस मीन पोजीशन पे आई है, तो इससे एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ है। तो ये आपके पास है वाइब्रेशन। इसके आगे आपके पास आता है टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन क्या होती है कि आपके पास कंप्लीट जो मोशन है मीन पोजीशन से दोनों एक्सट्रीम की तरफ और वापस मीन की तरफ, तो जिस मोशन के अंदर जितना टाइम लगा आपके पास उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगली जो टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड है, यानी कि इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि बॉडी एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। या बॉडी यूनिट टाइम के अंदर कितनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम में आप 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 होना चाहिए, जितना भी आपके पास जो मर्जी आप यूनिट यूज़ करें टाइम की, लेकिन वो 1 होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं यूनिट टाइम। तो आपके पास वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एक आपके पास टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे आपने यहाँ से बॉडी को मीन पोजीशन से उठाया और उसको पॉइंट ए पे यहाँ पे ले आए, तो अब ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपके पास वाइब्रेटरी मोशन के अंदर बॉडी करती है ट्रैवल फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, या आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसके बाद आपको बुक के अंदर एक एग्जाम्पल गिवन है, उसको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। उस पेंडुलम जो 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम है उसका आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। एग्जाम्पल से पहले जो चीज़ रह गई है वो है फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो पहला पॉइंट आपके पास जो आपके पास डेफिनेशन में भी होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो इसका आपके पास क्या होगा? पहला फीचर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये है कि जो भी बॉडी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो बॉडी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करेगी। है कि बॉडी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करे, तो वो आपके पास पहली कंडीशन जिसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। दूसरा जो फीचर आपका वो आपके पास क्या है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है बॉडी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मीन पोजीशन से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तीसरी जो आपके पास फीचर है एसएचएम का जो फीचर है वो क्या है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो हर पॉइंट के ऊपर। जो भी बॉडी एसएचएम पे है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिस बॉडी में, उसके अंदर हमेशा जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करें तो वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए। इसके अंदर आगे फोर्थ फीचर क्या है? वो फोर्थ फीचर ये है कि जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम जो पोजीशंस होती हैं उन पे ज़ीरो होती है। जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है वो मीन पोजीशन में मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होनी चाहिए।
टाइम चल रहा है, टाइम तो था। बस चलने दो, उसे छोड़ें। वो शायद हो रहा है कि 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, इसलिए छोड़ें उसे बस। तो आपके पास ये फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जिसमें पहला फीचर क्या है कि बॉडी वाइब्रेटरी मोशन पोजेस करे। दूसरा फीचर ये है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के। तीसरा फीचर जो है वो ये है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ मोशन, ड्यूरिंग द मोशन एट एनी पॉइंट, जो एक्सेलरेशन है आपकी वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आपके पास, जो चौथा फीचर है वो ये है कि मैक्सिमम जो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है या जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, वहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी बॉडी की, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो मैक्सिमम होगी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो है 1 मीटर। इस 1 मीटर का जो पेंडुलम है इसका आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है 2πL/g। जी की जो वैल्यू है वो आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फुट करनी है। पाए की वैल्यू आपको पता है 2.14 होती है, 3.14 सॉरी 3.14 होती है पाए की वैल्यू। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस करें 3.14 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1.99 सेकेंड। यानी कि जो पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है वो 1.99 सेकेंड के अंदर एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है। इसी की उन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करो, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, तो 1 ओवर 1.99, तो ये तकरीबन आपके पास 50 हर्ट्ज़ बनती है। हर्ट्ज़ का मतलब है हर्ट्ज़ का मतलब है कि इसने कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की हैं 1 सेकंड के अंदर। तो ये 1 सेकंड के अंदर आपके पास ये इसकी जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की उसे हम हर्ट्ज़ लिखते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी पेंडुलम है जिसकी फ्रीक्वेंसी है जिसके लेंथ है 1 मीटर, तो उसका टाइम पीरियड होगा 1.99 सेकेंड और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज़। पेंडुलम के अंदर एक और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो सिर्फ डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ के ऊपर। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि जो आपने पेंडुलम के साथ जो बॉडी लटकाई है उसका मैस क्या है। मैस चाहे जितना मर्जी हो, अगर दो पेंडुलम्स जिनका मैस डिफरेंट है लेकिन उन दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, तो उन दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा। ये बात गैलीलियो ने डिस्कवर की थी। गैलीलियो ने तो फिर उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो आजकल आप जितनी भी ये पेंडुलम वॉच देखते हैं, जिन वॉचेस के नीचे पेंडुलम लटक रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो वो जो पेंडुलम वॉचेस होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस कर रही होती हैं कि जो आपके पास पेंडुलम है जिनकी लेंथ सेम होगी उन सारे पेंडुलम्स का टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था, जो एग्जांपल है आपके पास, इसको एग्जांपल नंबर मेरे में 10.1 आई है, जिसमें आपने 1 मीटर लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। तो आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम डिस्कस किया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कैसे है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कैसे है। हमने सारी की कंडीशन सेटिस्फाई की कि पेंडुलम का जो मोशन है उसके ऊपर SHM की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हमने देखा कि हाँ होती हैं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल। फिर हमने फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़े। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टडी के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आपके पास वाइब्रेशन था, टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी थी और एम्पलीट्यूड। और उसके बाद हमने लास्ट में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई मसला पेश आता है लेक्चर के दौरान तो आप हमारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके। शुक्रिया।